हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और न्यू चैप्टर का नाम क्या है? सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। तो देखिए अब हमें पता ही है इस बात का कि मार्केट्स दो तरह की हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? फर्स्ट हैंड मार्केट। सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या है कि कंपनी इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है, जैसे कि आईपीओ लाके, एफपीओ लाके, ठीक है, राइट इशू लाके। यानी कंपनी क्या है कि इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर रही है, सिक्योरिटीज इशू करती है, कंपनी पैसे इन्वेस्टर से लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि कंपनी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर के साथ डील करता है। जैसे स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है बेटा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में डील कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या है कि एक इन्वेस्टर बेच रहा है, एक इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो जो डीलिंग हो रही है दैट इज अमंग इन्वेस्टर्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो प्राइमरी मार्केट का मेन मकसद क्या है? टू रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बट जो सेकेंडरी मार्केट का मकसद है वो टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स नहीं है, उसका मकसद ये होता है टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में लिक्विडिटी आए। सेकेंडरी मार्केट का मकसद क्या है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी आए, लोग खरीद सकें, बेच सकें। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट होती है। प्रॉपर्टी मार्केट की अगर सबसे बड़ी आप ड्रॉबैक देखोगे तो क्या होता है? ठीक है, प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि हम जो प्रॉपर्टी है उसको जल्दी सेल नहीं कर सकते। कि भाई प्रॉपर्टी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, 8 8 10 10 साल प्रॉपर्टी नहीं बिक पाती। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो यही है कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए शेयर्स मार्केट में भी लिक्विडिटी खत्म हो जाए, कंपनीज पैसा लेके साइड पे हो जाए, ठीक है, और आगे वो मार्केट में शेयर्स बिक ही ना पाए, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, तो शेयर मार्केट भी क्लैप्स कर जाएगी। शेयर मार्केट क्या है? क्लैप्स कर जाएगी। तो सबसे बड़ी अगर एडवांटेज अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट की, तो यही है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू लिक्विडेट योर सिक्योरिटीज यू मे सेल एंड लिक्विडेट द सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें बड़े ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं जैसे फ्यूचर वाले क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर एंड कॉल ऑप्शंस वाले, उसमें प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, खासकर कॉल ऑप्शंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दैट इज वेरी इजी। और चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है, इसमें ज़रा भी इग्नोर नहीं करना कुछ पे। ठीक है बेटा, चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे एज यूजुअल हम। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक सेकेंड रुकिए। तो सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या है? सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड आर डेल्ट विद। तो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उसमें डीलिंग चल रही होती है यहाँ पे। ठीक है, देखो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी ने अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या है? इन्वेस्टर्स को इशू कर दी। ठीक है, इन्वेस्टर्स को इशू कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि इसका मकसद क्या था? पर्पस इज टू रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, पर्पस क्या था? टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड बात यह है कि अब इन्वेस्टर से तो कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, तो कंपनी तो अपना काम कर रही है, पैसा लेके बैठी है। मुद्दा यह है कि इन्वेस्टर्स का क्या बनेगा? अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उनको अगर पैसे चाहिए तो आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये कौन प्रोवाइड करता है? एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का काम ही क्या है? एक इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर्स खरीद सकें, बेच सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, ये जो पहली वाली मार्केट है ये क्या है? प्राइमरी मार्केट है। ये क्या है? प्राइमरी मार्केट है। यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, किससे? इन्वेस्टर से। कंपनी से पैसा किससे रेज किया? इन्वेस्टर से। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में डील करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो मकसद मतलब क्या हुआ कि जो पर्पस है प्राइमरी मार्केट का वो क्या है? टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, अगर सेकेंडरी मार्केट का अगर आप पर्पस पूछोगे तो इसका पर्पस क्या है? टू ब्रिंग लिक्विडिटी सिक्योरिटीज इन द मार्केट, टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी आए, ये मकसद किसका होता है बेटा? सेकेंडरी मार्केट का। तो सेकेंडरी मार्केट का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट का मकसद कंपनी जो है पैसा रेज कर सके लोगों से। सेकेंडरी मार्केट का मकसद क्या हुआ कि कंपनी जो है,
ठीक है, वो तो रेस करके बैठ गई। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में क्या है कि सिक्योरिटीज में डील कर सकें, ये मकसद किसका होता है? सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं आगे। स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। मैंने बताया आपको, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो लोग हैं वो आपस में डील कर सकते हैं इन द सिक्योरिटीज। स्टॉक्स इन द मार्केट प्लेस, इन्वेस्टर्स डील इन सिक्योरिटीज विद द अदर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। स्टॉक मार्केट में क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है वो डील करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, दे डील अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमने बात की, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक माध्यम है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। लोग क्या है कि खरीदते हैं शेयर्स, बेचते हैं शेयर्स। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी टू देम इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। पहली बात, एक ये सेल परचेज का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा सकती हैं। दूसरा, अगर जो खरीदी बेची जा रही हैं तो मतलब ये इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे क्या है कि सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी आए। ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज आर वर्चुअली द नर्व सेंटर ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एज ए होल। देखिए जो सेंसेक्स है कितना ऊपर जा चुका है। ठीक है, एक टाइम मुझे याद है कि जो सेंसेक्स था, ठीक है, वो कितना था? 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 16,000 के करीब पहुंच चुका था, 12-13 हज़ार के करीब। ठीक है, उसने 10,000 के करीब पहुंच गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अराउंड 10,000, हाँ, पहुंच गया था। आज देखिए 6 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है ना? तो कहने का बावजूद क्या है, कहने का मकसद क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो क्या है कि एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका भी एक रिफ्लेक्शन होता है। अगर स्टॉक मार्केट मान लीजिए डे बाय डे जो है नीचे जाए जा रही है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनीज में पैसा लगाना नहीं चाहते। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा सेंसेक्स है या निफ्टी है, ठीक है, तो बड़े बड़े इंडेक्स हैं, इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनीज है बैंकिंग सेक्टर की, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अगर ऑयल सेक्टर की बात करें या टेलीकॉम सेक्टर की, आरआईएल हो गया, एयरटेल हो गया। ठीक है, तो अलग हर तरह की कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। निफ्टी एंड सेंसेक्स में हर लेवल की हर बड़ी मतलब कि सेक्टर की बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कल को सेंसेक्स और निफ्टी डाउन बाय डाउन जाए जा रहे हैं 6 7 7 साल, मतलब कुछ ना कुछ हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमी है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ कमी है। दैट्स वाई द सेंसेक्स एंड निफ्टी आर गोइंग डाउन। तो जो एक कहने का भाव ये है कि जो हमारा एक स्टॉक चेंज होती है, ये हमारे एक तरह का एक बैरोमीटर है, एक इंडिकेटर होता है हमारी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, सब कुछ ओके है, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जानी चाहिए, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज द सेकेंड नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल। देखो प्राइमरी मार्केट क्या है कि जहाँ कंपनीज लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है आईपीओ एफपीओ के जरिए। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं आपस में डील कर रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज उस वो प्लेटफॉर्म दे रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। इन सिक्योरिटीज आर डेल्ट अमंग्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, इट इज़ ए बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री बिकॉज मेजर इंडेक्सेस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कवर मेजर कंपनीज ऑफ द इकोनॉमी। मैंने बताया कि जो ये एक इकोनॉमी का बैरोमीटर है, और यहाँ पे क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारी, ठीक है, वो निफ्टी एंड सेंसेक्स के इंडेक्स में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इट इज़ ए मेजर डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू रीप द फ्रूट्स ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी बाय इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनीज विच मेक द बेस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ऐसा होता है, बाकी ना मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। बेसिक बात यह है कि जैसे मैं भी बड़ा सोचता होता हूँ कई बार। ठीक है, इतने साल मुझे भी काम करते को हो गए हैं, ठीक है, पैसा कमाते हो गए, इन्वेस्ट करते हो गए, तो आई इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ माई मनी, मोस्टली क्या बोलूँ, एंटायर मनी इन द रियल एस्टेट मार्केट। बट आई वॉज अनलकी। क्यों? क्योंकि देखो जो जो अपना रियल एस्टेट ने बूम किया है, जो रियल एस्टेट सेक्टर ने जो बूम किया है वो 1992 से लेके 2005 के करीब तक किया, 7 तक कह सकते हैं आप, 6 या 7 तक किया, हाँ। ये था इनका बूम पीरियड। ठीक है, ऐसा हमारा जो रियल एस्टेट मार्केट था ऐसे ऊपर जा रहा था जैसे भी कभी ऐसे था कि हाँ भी इंडिया में ज़मीन खत्म हो जाएगी, ज़मीन ही खत्म हो जाएगी। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में ही हाल था। रियल एस्टेट सेक्टर इतना ज़्यादा बूम कर रहा था कि जैसे कि ज़मीन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो लोग प्रॉपर्टी के पीछे इतना पागल थे, अरे बूम तो बस्ट होना ही था। ठीक है, जो बूम होता है, एक बलून जिसको गुब्बारा कहते हैं, बेवजह जब वो, ठीक है, फूल जाता है, उसमें फट नहीं होता है। तो फट गया, फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए तो फट गया वो। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि अब मैंने जब सीए की, ठीक है, आई फिनिश्ड माई सीए इन 2009, सीएस इन 2010, सीएमए इन 2012। तो कहने के बावजूद क्या है कि भाव ये है कि मैंने एक्चुअल में जब कमाना शुरू किया तो वो 2011 में किया। और मैंने जो पैसा लगाया वो सारा किस में लगाया? प्रॉपर्टी में। घर में लगा दिया, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में लगा दिया, मान लीजिए एक आधे प्लॉट में लगा दिया, तो प्रॉपर्टी में लगा दिया। बट आई वॉज अनलकी। ठीक है, और जो मेरी कह सकते हैं नॉलेज की कमी उस समय कह सकते हैं, मुझे पता नहीं था कि हाँ भी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, और कुछ ना कुछ मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। पर लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई इन्वेस्टेड इन दैट। ठीक है, भी मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया, कहने का भाव ये है। तो यानी अब जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक जो बेसिक बातें कर रहे हैं वो यही है कि अब जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब इकॉनमी ऊपर जा रही है, अगर इकॉनमी मान लीजिए ऊपर नहीं जा रही तो स्टॉक मार्केट का नीचे आना तय है। अगर इकॉनमी हमारी आगे नहीं बढ़ रही तो मतलब स्टॉक मार्केट्स भी कई बार डाउन जाती हैं। ठीक है, बट देखो कई बार ये होता है कि मान लीजिए हमारा कुछ सेक्टर्स में कमी है, और जो हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं निफ्टी सेंसेक्स में, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी मेजर सेक्टर्स है इकॉनमी के, वो अगर निफ्टी एंड सेंसेक्स में, तो ऑब्वियसली हमारा कई बार क्या होता है कि निफ्टी सेंसेक्स तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा होता है, बट कुछ लेवल के जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो ओवरऑल एक इंडिकेशन ले सकते हैं, कि हमारा भाई अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब इकॉनमी ओके है, ठीक है, हमारी बढ़िया है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इकॉनमी वाकई बहुत ही अच्छी है। तो कई बार स्टॉक मार्केट तो का क्या होता है कि 3-4 साल बहुत अच्छी जा रही होती है, फिर एकदम क्लैप्स कर जाती है। इट डजेंट मीन कि हमारी इकॉनमी खराब होगी सारी एकदम से, कुछ कमियां होंगी, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ भी हमारी इकॉनमी भी क्लैप्स होगी। तो स्टॉक मार्केट तो फिर रिवाइव कर जाएगा 2-4 महीने में। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज कॉम्पोनेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर। से भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो ये स्टॉक मार्केट है इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? बेशक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा एक्ट भी है हमारे सिलेबस में, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, 1992। ठीक है, इट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर सेलर्स एंड बायर्स कैन डील डायरेक्टली विद ईच अदर विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू देयर इन्वेस्टमेंट। वही तो हम बात कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर्स को, जिससे क्या है कि स्टॉक मार्केट में क्या आ रही है? लिक्विडिटी। एट प्रेजेंट 19 स्टॉक एक्सचेंजेस वर्किंग इन इंडिया। ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस आर इन कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल कॉर्पोरेटाइज फॉर्म में, कंपनी फॉर्म में है। पहले ये होता था कि ये सोसाइटी फॉर्म में भी हो सकती थी। ठीक है, वो काम खत्म हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है इसका, कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है दैट मस्ट बी इन द कंपनी फॉर्म। दैट मीन्स द मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन केप्ट अपार्ट। यानी मेंबर्स अलग होंगे और जो मैनेजमेंट है वो अलग होगी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल इन्वेस्टर्स। एनएससी एंड बीएससी, बिल्कुल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मेजर स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे डीलिंग होती है। NSE and BSE are two major stock exchanges of India where trading facility through nationwide terminals is available throughout India. जो कुछ होती है रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है कि नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स नहीं होते, या आप इंडिया वाइड क्या है कि कहीं भी बैठे आप सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकते उसमें। आप क्या है कि पर्टिकुलरली उस रीजन में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो NSE है, BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको क्या है कि आपको एक नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे क्या है कि आप इंडिया वाइड कहीं भी बैठे सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको स्टॉक मार्केट से क्या पता लगा? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या है कि यानी इन्वेस्टर्स को क्या है कि एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मतलब सिक्योरिटीज में जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज। और एक स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक तरह का जो स्टॉक इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी है इंडेक्स, हमारा सेंसेक्स है, ये एक तरह से एक इंडिकेटर है कि हमारी इकॉनमी की जो राह है वो किस और है, डायरेक्शन जो है वो किस और जा रही है हमारी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो अब जो डेफिनेशन दे रखी है वो सकरा में दे रखी है, ये भी आपके सिलेबस में है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 हैज डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not constituted before corporatization and demutualization
अंडर सेक्शन 4A एंड 4B क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि देखो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्या है उसका मीनिंग क्या है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बेशक वो जो ये सेबी में सेब अपना सकरा एक्ट में प्रोविजंस आई थी कॉर्पोरेटाइजेशन की, डिम्यूचुअलाइजेशन की, यानी पहले तो ये जो सोसाइटी फॉर्म है इसको आप कन्वर्ट करो कंपनी फॉर्म में, ठीक है, और मेंबर्स ही मैनेजमेंट संभाल रहे थे उसको अलग करो, मेंबर्स अलग करो और मैनेजमेंट अलग करो, ठीक है, ये क्या था, डीम्यूचुअलाइजेशन। तो कहते हैं कि बेशक वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनी कब है, ठीक है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के सेक्शन आने से पहले या बाद में, ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 whether अंडर ए स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो जो एंटिटीज थी, सोसाइटी वगैरह थी, मान लीजिए जो रजिस्टर्ड हुई थी नॉट अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, बट बाद में उनका हो गया, बाद में उनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कंपनी में कन्वर्ट हो गई, डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया, यानी उनके मेंबर्स अलग कर दिए, मैनेजमेंट अलग कर दी, तो बाद में हो गया। पहले कहते हैं कि देखिए कोई भी जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, पहले क्या था बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, अब क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, पता ही अब तो कंपनी ही बनेगी, टॉक्सिन कंपनी ही होगी, ठीक है, और जो पहले जो थी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स सोसाइटी वगैरह वो कंपनी में वैसे ही कन्वर्ट हो गई बाद में, ठीक है। मकसद क्या है इनका स्टॉक्स का, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, और दूसरा जो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट तो होता ही क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक कंपनी, ठीक है। अब बाद में इसका तो हो ही गया कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या काम कर रहे हैं, लोगों को बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी में असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, यही स्टॉक चेन करती है, लोगों को असिस्ट करती है सिक्योरिटीज में डील करने में, ठीक है, उनकी जो सेल परचेज उसको रेगुलेट करती है, किस तरीके से भी मार्केट खुलेगी, किस तरीके से बंद होगी, ठीक है, और कंट्रोल करना उसको मार्केट को। एक ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है रोल ऑफ स्टॉक चेंज। देखो अगर आप स्टॉक चेंज की बात करें, ठीक है, पहला मकसद तो इसका क्या है, वही, ठीक है, लिक्विडिटी लेके आना, लिक्विडिटी मेंटेन करना, ठीक है, और दूसरा क्या है कि कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करना है कि लोग सिक्योरिटीज को खरीद सके, बेच सके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, एक लालच भी होता है, सेविंग्स, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमारा कुछ पैसा सेव हो जाए, रिटायरमेंट फंडिंग हो जाए हमारे पास, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा हो जाए, बच्चे की शादी के लिए पैसा हो जाए, खासकर अपने लिए ये होता है कि सेविंग्स इकट्ठी हो जाए कि कल को भाई हमें भाई कल को टाइम बुरा आता है या काम कम होता है तो हमारे पास एक सेफ्टी होना चाहिए, एक सेफ्टी नेट होना चाहिए हमारे पास, कि वी मस्ट हैव ए सेफ्टी नेट। उसके लिए क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट, हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। देखो अब एक चीज़ याद रखना, सेविंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ इन चीज़ों में, और हर एक जो सीए फील्ड का बंदा होगा ना, ठीक है, ये प्रोफेशनल फील्ड का बंदा है, सीए सी एस सी एम में कोई भी, वो बहुत सोचता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी सेव करता है, हर आदमी सेव करता है, एक छोटा सा करियाने वाला है, रिटेलर भी है, उसको भी पता होता है यार मुझे भाई पैसे कमा रहा हूँ तो मुझे सेव करने हैं। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। लोगों को पहले ये लगता था कि हमने सेव कर लिया है, चलो एल आई सी करा लो, बात खत्म, ठीक है, एफडी करा दो, अब बात खत्म। पर बाद में समझ आया ये एल आई सी में पैसा लगाना या एफडी में पैसा लगाना, भाई ये तो सेविंग होती ही नहीं है। एल आई सी में क्या है, 3-4% तो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, चाहे 3 से लेकर 4% है, और बाकी तो वो इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इंश्योरेंस भी कब है, ठीक है, अगर मर गए तो में से मिलेंगे, ये तो मेच्योर होगी पॉलिसी तो मिलेंगे, मेच्योरिटी के बाद मिलेंगे तो 3-4% मिलेगा गिनती का ब्याज, मर गए तो इंश्योरेंस मिलेगी उस पर, ठीक है। बाद में लोगों को समझ आया कि भैया एल आई सी नहीं करवानी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करके समझ आया भी करवाने भी हैं तो दो ही तरह की इंश्योरेंस करानी है, वो एक है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, टर्म इंश्योरेंस। ये करानी है तो एक हेल्थ कराओ, दूसरी क्या कराओ, टर्म इंश्योरेंस करवाओ, और कोई इंश्योरेंस मत करवाओ, ठीक है।
ये दो ही तरह की करवानी है, तीसरी तरह की कोई करवानी ही नहीं है। ये धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो पहला, परंतु लोगों का पैसा डूब गया। अभी भी बहुत लोग इसी काम में लगे हुए हैं। दूसरा है एफडी। एफडी में लोग पैसा सेव करते थे, एफडी करा के रख ली। एफडी करवा के इसलिए रखते थे, चलो पैसा सेव है, बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ब्याज आ रहा है। और बाद में पता लगा कि एफडी में जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन से कम है। यानी इन्फ्लेशन की दर, महंगाई की दर ज़्यादा है, ठीक है, एफडी कम है। यानी कि जिस बंदे ने 10 लाख की एफडी कराई होगी आज से 20 साल पहले, ठीक है, 20 साल पहले, मान लो उसने 8% या 10% पे कराई होगी, ठीक है, मान लो उसका वो पैसा कितना हो चुका होगा, अगर 8 साल में भी उसने डबल किया होगा, ठीक है, 15 साल लगाते हैं, चलो एक सेकेंड, ठीक है, डबल किया होगा तो 30, उसका 40 लाख हो गया मान लो। यहाँ पे 40 लाख उसका हो गया होगा, ठीक है, 10 का 40। अब 15 साल बाद जो उसने वो प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, जो छोड़ी होगी उस समय, तो वो प्रॉपर्टी जो 15 साल की थी पहले 10 लाख की, अब वो करोड़ रुपए की भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है कि बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है। नहीं, तो ये जो बातें हैं ना, इन्फ्लेशन जो है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, वो एक्चुअल में क्या है कि एफडी के यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, जो हालात हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है कि लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो है दैट मस्ट बी ऑलवेज डाइवर्सिफाइड। आपका जो पैसा है वो मतलब 3-4 जगह पे हमेशा होना चाहिए। कुछ एक पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जरूर होना चाहिए, ठीक है, कुछ एक रियल एस्टेट में होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा आपका जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपका जो कैश हो गया, ये थोड़ा बहुत एफडी टाइप हो गया, जब मर्जी तोड़वा लो आप, और थोड़ा बहुत गोल्ड में। ये एक तरह से एक पोर्टफोलियो होता है, बाकी हर बंदे की सेविंग्स के अकॉर्डिंग उसने वो बनाना होता है। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट नहीं जानते, नॉलेज है, तो आप सिप लगा सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये क्या कर रहे हैं आप चैप्टर क्या चल रहा है, सेकेंडरी मार्केट, हाँ इसका पार्ट ही है बेटा। ठीक है, इसके नॉलेज जो है इसके साथ ही है। आप खाली रट्टे लगा के पास होंगे तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि एक तो रोलो स्टॉक चेन क्या है हमारा, तो ये कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करता है, जब मर्जी आप शेयर खरीद सकते हैं, जब मर्जी आप बेच सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, जब मर्जी आप एंटर कर सकते हैं, जब मर्जी एग्जिट कर सकते हैं। तो कहते हैं जी, इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटीज बट इन केस ऑफ रिस्क, एनी रिस्क, दे कैन एग्जिट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी एंड फ्रेशली री एंटर इन टू विच एवर सिक्योरिटी दे फील एज सिक्योर। तो इन्वेस्टर की मर्जी है, जब मर्जी चाहे इन्वेस्टर एंटर करना चाहे सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर कर सकता है, जब मर्जी वो एग्जिट करना चाहे, जब मर्जी एग्जिट कर सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज एवेल्युएशन। अब कहते हैं कि देखो, अब जो स्टॉक प्राइस है, अब ये इंडिकेट करते हैं एक तरह से किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को, कि किसी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, स्टेबिलिटी है। मान लो किसी कंपनी के शेयर डे बाय डे डाउन आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, तो मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है कि इन्वेस्टर की ये रिस्क एपेटाइट होती है, उसको क्या समझ आता है। हर एक इन्वेस्ट, अगर एक ही शेयर है, एक इन्वेस्टर बेच रहा है, एक उसको खरीद रहा है, तो वो इन्वेस्टर की अपनी समझ है, उसकी अपनी वैल्यूशन है स्टॉक की, उसके अकॉर्डिंग वो बाय सेल करता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्री मार्केट है, मार्केट डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। द स्टॉक प्राइस इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। टू दीज इन्वेस्टर्स डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट वेदर टू एंटर और एग्जिट और होल्ड। ठीक है, तो यानी कि इन्वेस्टर्स जो है अपने रिस्क एपेटाइट क्या है कि जैसे मान लीजिए अब एक प्रॉपर्टी है, इस एरिया में मैं रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अराउंड 80,000 से लेके लाख रुपए गज जगह है। ठीक है, 80,000 से लेके लाख रुपए गज तक जगह है। अब ये एक बंदे को ये लगता है, एक इंसान को ये लगता नहीं तो बहुत महंगी जगह है यार, कोई रह 100 गज की जगह है, ठीक है, करोड़ रुपए लगा दो, क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो 10,000 रुपये गज आगे ले लो। तो अब ये हर बंदे की रिस्क एपेटाइट है। लोग यहाँ पे 500-500 गज के घर ले रहे हैं, ठीक है, 4-4 करोड़ रुपए की जगह ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए लगा के। अब ये क्या है, अब ये बंदा बेवकूफ़ है कोई नहीं, ये अपने हिसाब से समझदार है, इसकी अपनी रिस्क एपेटाइट है। किसी की रिस्क लेने की क्षमता है, किसी की नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि हर इंसान अपनी जो देखता है, हर जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपनी रिस्क एपेटाइट देखता है। उसको लगता है नहीं, ये स्टॉक बढ़िया है, ठीक है, महंगा है बेशक, पर इसमें और भी आगे जाके ग्रोथ होगी।
द स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज प्राइस इवैल्यूएशन फॉर ऑल लिस्टेड स्टॉक्स। ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो सारा उसके एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज पे सारा चल रहा होता है सिस्टम, खरीद फरोख्त चल रही होती है। जब किसी शेयर के प्राइस में अब नॉर्मल एक तरह से उसमें वेरिएशन आती है, तो वहाँ पे कई बार जांच भी करता है सेबी कि हाँ भी अब नॉर्मल वेरिएशन क्यों आई है। ठीक है, मोबिलाइज सेविंग, ये मैंने आपको पहली बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है। देखो, आज से अगर मुझसे पूछो ना, 15 साल पहले लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट में। और आज की अगर आप बात करें, तो मैं ये मानता हूँ कि 15 साल बाद हो सकता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की यानी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट हो, फास्टेस्ट ग्रोन अप स्टॉक मार्केट हो जाए। रीज़न बीइंग क्या है, यहाँ पे पहले क्या था, तो जो अपना रिटेलर था वो नहीं जा रहा था। अब रिटेल इन्वेस्टर को समझ आ चुका है कि यहाँ भी हमें अगर नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो नहीं सही, बट हम क्या है कि सिप के जरिए यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कर भी रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आप भी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो, 500 रुपये महीना ही करना शुरू करो, 1000 रुपये महीना शुरू करो, बट करो। ठीक है, डाइवर्सिफाई करके, एक ही जगह पे पैसा नहीं लगाना। 5000 भी लगाना है तो 1000 रुपये की अलग अलग जगह पे सिप लगा दी। ठीक है, mobilize savings. Most of the public cannot invest the bulk amount in securities, so they invest in indirect ways, such as mutual funds and invest in trust, and these are mobilized by stock exchanges. ठीक है, जैसे अब ये कौन सी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। यानी होता है ऐसे बेटा, जैसे कि सेवर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग, ये पैसा लगाते हैं किस में, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जैसे ये पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, म्यूचुअल फंड में लगा दिए। म्यूचुअल फंड कहाँ लगा रहा होता है, शेयर्स में लगा रहा होता है, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें लगा रहा होता है। उसके अलावा क्या होता है कि सेव जो होता है, ये जो सेवर्स हैं, ये पैसा कहाँ से लगा सकते हैं हम, ट्रस्ट में। और ट्रस्ट भी कई तरह की है, यहाँ रेट है, ठीक है, इनविट है, ठीक है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रेट हैं, ये पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो यानी कि हम वेरियस हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन रहता है कि इनडायरेक्ट तरीके से हम एंट्री मार जाएं म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। ठीक है, और ये भी क्या है कि इनको भी कौन देख रहा होता है, ये भी स्टॉक चेन के जरिए ही कंट्रोल हो रही होती हैं। एनेबल्स हेल्दी स्पेकुलेशंस। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे एक इन्वेस्टर है, उसको पैसा लगाना है, ठीक है, और एक बिजनेसमैन, उसको पैसा चाहिए। अब कोविड में क्या हुआ, कोविड में यही था कि पहले तो बहुत ज़्यादा शोर मच गया, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और जो फियर का फायदा, जो फियर हुआ उसके कारण से क्या था, एक जैसे आरबीआई है, उसने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी मार्केट में। मार्केट में क्या एंटर करी, लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करी मार्केट को। ठीक है, पैसा डाला मार्केट में, पैसा डाला मार्केट में। ठीक है, अब जो मार्केट में लिक्विडिटी आई, ठीक है, अब जो मार्केट में लिक्विडिटी आई, वो लोगों के पास जब पैसा आया हाथ में, वो पैसा कहाँ चला गया, लोगों के हाथ में गया जैसे, ठीक है, पीपल के पास गया। अब वहाँ पे जो एक तरह से बिल्कुल, ठीक है, बेकार टाइप कंपनीज थी, पेटीएम, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लॉस मेकिंग कंपनीज थी, बुरा हाल था। ठीक है, पेटीएम थी, जोमेटो थी, नाइका थी, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। ठीक है, ऐसी कंपनीज क्या है कि फटाफट अपना इश्यूज लेके आई और पैसा इकट्ठा करके ले गई। बाद में लोगों का पैसा डूब गया। ठीक है ना, बाद में क्या है कि लोगों का पैसा डूब गया। तो कहने का भाव क्या है कि यानी कि ये कंपनियां तो फिराक में होती हैं कि मार्केट में सिचुएशन ऐसी हो जाए, लोग पागल हो जाएं, ठीक है, शेयर्स के मगर पैसा लगाएं वो, और हम उनका पैसा निकाल लें। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि यानी कि अब देखो इससे होता क्या है, एक हेल्दी स्पेकुलेशन आता है। हेल्दी स्पेकुलेशन क्या होता है कि अब लोगों को भी समझ आती है, नहीं यार, हमने उन कंपनीज में पैसा लगाना है जो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, बेशक उनकी रिटर्न कम रहती है, बट दे आर सिक्योर, लाइक टीसीएस, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, ये कंपनी फिर भी सिक्योर है, बजाज फाइनेंस वगैरह जैसे होगी। स्टॉक exchanges encourages businessmen and provides healthy speculation opportunities to speculate and gain profits from fluctuations in stock prices। बिल्कुल, अब लोग पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है, अगर एफडी में देखेंगे 6-7% ब्याज होता है, साल साल वेट करनी होती है। यहाँ पे अब इसमें ये भी होता है कि चलो अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि हाँ भी ये प्राइस बढ़ेगा,
कि कंपनी आगे बढ़ेगी, शेयर में इस पर ग्रोथ होगी, तो मैं पैसा उसमें लगाता हूँ। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, बिल्कुल। अब देखो जो स्टॉक चेंज है, अब वो एक्चुअली सेबी के माध्यम से होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से। स्टॉक चेंज इंश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स बाय अलाउइंग ओनली जेन्युइन कंपनीज टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक चेंज। ये कुछ तो कहने का भाव ही है, ये तो बाद में जाके पता लगता है कि कंपनी जेन्युइन थी कि नहीं थी। सत्यम कंप्यूटर का केस था, सत्यम कंप्यूटर्स, ठीक है, 2007 का मेरे ख्याल से केस था। कंपनी फ्रॉड निकल गई, उसके इन्वेस्टर फ्रॉड निकल गए, प्रमोटर रामालिंगम राजू, ठीक है। तो फिर भी स्टॉक चेंज की पूरी कोशिश होती है कि हाँ भी एक जेन्युइन तरीके से कंपनीज जो हैं वो काम करें, ठीक है। जो कंपनीज अगर कुछ गड़बड़ कर रही हैं तो उनको फिर पकड़ा जाए। इंश्योर लिक्विडिटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक चेंज का, ठीक है। जो स्टॉक चेंज है ये क्या है कि माध्यम है, एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या है कि लोग शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या है कि सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी आती है। बैंक्स एंड सम अदर इंस्टीट्यूशन लाइक एल आई सी सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। बैंक्स एंड सम अदर इंस्टीट्यूशन लाइक एल आई सी इन्वेस्ट द फंड्स इन द स्टॉक। अब देखो एल आई सी में पैसा किसका है? लोगों का, ठीक है। द फंड्स इन द स्टॉक्स एंड अर्न ए प्रॉफिट विद इन द शॉर्ट पीरियड एंड आर सोल्ड इमीडिएटली इफ देयर इज एनी नेसेसिटी ऑफ फंड्स। तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है इवन, वो भी क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, जब चाहिए निकलवा लेते हैं, एग्जिट कर जाते हैं बेच के। Thus, there is an opportunity to liquidate immediately at any time if required in the stock market, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब भी वेन एवर दे वॉन्ट टू एग्जिट दे कैन। तो लिक्विडिटी इंश्योर करती है स्टॉक मार्केट। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे भी लगती है पर्सनली स्टॉक मार्केट की, वो यही है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जिट यू मे एग्जिट। और ये हम बात कर चुके हैं एक्ट एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी कि देखो एक इकोनॉमिक एक इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, अगर स्टॉक मार्केट क्या है कि कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, तो मतलब हमारी इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 1-2 महीने ऊपर जाती है, तो आप फिर नहीं कह सकते कि हाँ भी हमारी जो इकोनॉमी की हेल्थ बहुत अच्छी है इसलिए हमारी ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। बट कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स मान लीजिए, ठीक है, तो काफ़ी साल हो चुके हैं, 3-4 साल लगातार, 5 साल ऊपर जाए जा रही है, फिर नीचे आती है, फिर चलना शुरू कर देती है, तो ग्रो हो रही है, मतलब इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड विद द ट्रेंड्स इन द स्टॉक मार्केट। एन अपवर्ड ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट डिनोट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड डाउनवर्ड ट्रेंड डिनोट्स अ फॉल इन द इकोनॉमी। मैं फिर कह रहा हूँ, सडन फॉल या सडन ट्रेंड, एकदम सडन बढ़ जाना, ये नहीं इसको आप कह सकते कि ये इकोनॉमिक एक ट्रेंड है, ठीक है। ये एक स्पेकुलेटिव ट्रेंड भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। बट अगर कंसिस्टेंटली कोई अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या वैसे वर्षा हो रहा है कुछ, तो इट मीन्स कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, ये इकोनॉमिक एक बैरोमीटर ही है फिर तो। एंड द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक बैरोमीटर आज इट इंडिकेट्स कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज। और ये क्या है कि एक जो कंट्री में कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उसको ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। एवरी एक्सरसाइज विजिलेंस कंट्रोल ऑन कंपनीज। मैंने आपको बताया कि जैसे अब जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे कंपनीज इशू होती हैं, कंपनी अपने इशू लेके आती हैं, शेयर्स लिस्ट होते हैं वहाँ पे। तो सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो पूरा कंट्रोल रख रहा होता है कंपनीज के ऊपर। वेरियस कंप्लाइंसेज होती हैं, सेबी LODR रेगुलेशन है, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस है, ठीक है। इशू लाने के लिए सेबी ICDR रेगुलेशंस है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब पूरी कंप्लाइंसेस का एक होता है कि हाँ भाई आपने ये सब कुछ क्या है कि कंप्लाइंसेस करनी है। यानी कि कंपनीज के ऊपर जो लिस्टेड है, खास करके जो पब्लिक से पैसा ले रही हैं, उनके ऊपर पूरा विजिलेंस होता है, एक पूरा कंट्रोल होता है बाय सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। एवरी कंपनी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज मस्ट प्रोड्यूस their एनुअल रिपोर्ट्स and an audited balance sheet to the stock exchange. Such reports being available in public domain promotes transparency. बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए कुछ प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, ठीक है, उनका तो पब्लिक डोमेन में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इवन जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका पब्लिक डोमेन में कुछ खास नहीं होता, ठीक है। पर जो पब्लिक कंपनीज हैं हु आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन करने के लिए प्रेशर रहता ही रहता है उनके ऊपर, ठीक है। अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल, बिल्कुल। देखो तो अब ऐसे होता है ना, जैसे ये कंपनीज हैं, अब इनमें पैसा एक तो लोकल आता है हमारा,
ठीक है। एक इंडियन कंपनी, तो इंडिया के लोग पैसा लगा रहे हैं। अब इंडिया के लोग कैसे पैसा लगाते हैं? डायरेक्ट लगा सकते हैं या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड यहाँ लगा रहा होता है। अब दूसरा क्या है, जो एफ आई आईज है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसको जो नाम दिया गया, एफ पी आई दिया गया है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफ आई आईज क्या है? ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब क्या नाम दिया गया इनको? एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो अब ये जो है, अगर मान लीजिए इंडिया की स्टॉक मार्केट बढ़िया है, तो ये जो लोग हैं ये भी पैसा इंडिया में लगाते हैं, एफ आई आईज, ठीक है, पैसा इंडिया में लगाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं बता रहा हूँ इसको अब क्या बोलते हैं, एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू इन्वेस्ट in developing economy as the rate of returns will be high in developing economies due to growth opportunity। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, अब जो डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका है, वहाँ पहले ही एक जो ग्रोथ है मेच्योर हो चुकी है कि हाँ भी इससे ज़्यादा क्या ग्रो करेंगे, होगा वे तो बहुत लिमिटेड होगा। और जो इंडिया है, जैसे ये बहुत बड़ा एक लार्ज पॉपुलेशन साइज कम अपनी कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक कोई भी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसको पता होता है यार इसकी इतनी डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉबैक भी है, तो वो एसेट भी है इंडिया के लिए। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड फेयर डीलिंग। बिल्कुल, देखो जब ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयर डिस्क्लोजर होगा बाय द कंपनीज, तो फिर तो ऑब्वियसली क्या है कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगी। वहाँ पे जो उनके इन्वेस्टमेंट का डूबने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि फ्रॉड चांसेस कम है, ठीक है, फ्रॉड चांसेस कम है, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है, वेरियस से भी रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि वहाँ पे कैपिटल ऑटोमेटिक सेफ हो जाती है। द ट्रांजेक्शन्स मेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आर मेड अवेलेबल टू पब्लिक अंडर वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाइडेड बाय लॉज। दिस इंश्योर सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग्स फॉर द एवरेज इन्वेस्टर। ठीक है, एक आम निवेशक तो पैसा लगा रहा होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि मैंने अगर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया तो मेरा पैसा वो सिक्योर है, सेफ है। रेगुलेट कंपनी मैनेजमेंट। The firms wanting to get their securities listed must follow certain rules and fulfill certain conditions. Stock exchange safeguard the interest of investors and regulates the company management। बिल्कुल सही बात है। देखो, इवन के देखो कंपनीज एक्ट भी है हमारा। और कंपनीज एक्ट भी क्या कहता है? देखिए, कंपनीज एक्ट भी जो पब्लिक कंपनीज हैं, खास करके जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कंडीशन लगाता है। कंपनीज एक्ट में भी क्या है कि कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है, तो उनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो नॉमिनेशन एंड एग्जामिनेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग, कमिटीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी कि और बेटर रेगुलेशन होता है उन कंपनीज़ की मैनेजमेंट के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है जी। तो कुल मिला के अगर हम स्टॉक एक्सचेंज का रूल देखें, तो पहला वही लिक्विडिटी इंश्योर करना। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी आती है, ठीक है, शेयर्स में। और ये इकोनॉमिक बैरोमीटर है, जैसे यानी कि अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये एक तरह से इकोनॉमी की जो कंडीशन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है एक प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, कंपनीज के ऊपर पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, और जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, फेयर डिस्क्लोजर है, उसको प्रमोट किया जाता है। फॉरेन कैपिटल, अगर कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करती हैं, जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में हमारी हमारी जो इकोनॉमी ग्रोइंग है, कंपनीज जो लिस्टेड हैं, उसमें फॉरेन कैपिटल भी आगे अट्रैक्ट होती है, ठीक है, अगर कंपनी की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अभी हमने बात की। नेक्स्ट है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। अगर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जिसमें बात की आपसे, दो हमारी मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, दो हमारी मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक कौन सी है? एनएससी। दूसरी कौन सी है? बीएससी, ठीक है। एक हमारी कौन सी है? एनएससी है। दूसरी कौन सी बेटा हमारी? बीएससी है। ये दो हमारी मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट मेजरली टेक्स प्लेस इन बिलो स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा क्या है? एनएससी। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1875। देखो एक चीज़ याद रखना, ये दोनों ही जो बीएससी प्लस एनएससी हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है,
यहाँ पे क्या है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ डीलिंग होती है, ठीक है, नेशन वाइड डीलिंग होती है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं डीलिंग जो होती है, ठीक है, कह सकते हैं वो नेशन वाइड डीलिंग होती है। और ये इंडिया की मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, whereas the NSE on the other hand was founded in 1922 and started trading in 1924। ये आपको कोई डाटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक इतना वैसे आपको आइडिया लग गया कि बीएससी बहुत पुरानी है एज कम्पेयर टू एनएससी, ठीक है। बीएससी जो एग्जिस्टेंस में रही है सिंस 1875 रही है, ठीक है, और आज भी है। और जो एनएससी तो चलो आई कब है, 1992 में आई है, ठीक है। और ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई थी इस पर, 1994 में। और इनका जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो सेम है, ट्रेडिंग आवर सेम है, सेटलमेंट प्रोसेस भी सेम ही, सब बातें सेम है इनकी। ये अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस आर बैरोमीटर्स ऑफ स्टॉक मार्केट कमेंट, जो हम पढ़ के आए हैं उसी बेस पे ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। जो मैंने समझाया है सारी बात वही लिखी है इसमें। स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है इकॉनमी का, एक कंपनी जो है उसके बेस पे क्या है कि जैसे कंपनीज होती हैं बहुत सारी, और जो मेजरली पूरी इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करो, अब देश की जो दो बड़ी कंपनीज हैं सबसे, वो टीसीएस होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी। कभी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, टीसीएस का ज़्यादा होता है, कभी रिलायंस इंडस्ट्री का ज़्यादा होता है। तो कहने का भाव यही है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस है, हमारी इन्फोसिस है, या एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है कि निफ्टी और सेंसेक्स में है। अब ये इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कि ओवरऑल इकॉनमी की ओर जा रही है। अगर ये बड़ी कंपनीज ही नीचे आनी शुरू हो जाती है, मतलब इकॉनमी की हालत खराब है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज ए बैरोमीटर ऑफ द इकॉनमी of a country and its indices are the barometers of the stock market because major indexes like Nifty and Sensex of the stock exchange cover major companies of the company economy which represent the economy। ठीक है, तो मेजर जो इकॉनमी की कंपनीज हैं वो इसको कवर्ड होती है निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में, इंडेक्सेस में। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल पोजीशन, ठीक है। चलिए, ये आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हम बात कर रहे थे बीएससी एनएससी की। अब दो मेजर हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी है, एक एनएससी है। बीएससी की बात करें, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो फुल नेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। अब ये ओल्डेस्ट है, हम बात कर रहे थे 1875 की थी, और ये 1992 की थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी। और मेन इंडेक्स क्या है बीएससी का, सेंसेक्स है, और एनएससी का निफ्टी है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, ठीक है। सेंसेक्स में बेटा कितनी कंपनीज है, 30 है। निफ्टी में कितनी है, 50 कंपनीज है। सेंसेक्स में कितनी है कुल मिला के, ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, और निफ्टी में कुल मिला के कितनी है, 50 कंपनीज हैं। जोग्राफिकल अगर बात करें तो ज़्यादा जो स्प्रेड है वो एनएससी का है, ठीक है। बीएससी 417 सिटीज़ कहते हैं, और उसका 1816 है, ठीक है, 1486 है। ये जैसे बात कर रहे हैं हम 1875, और ये 1992 में आया, 1992 में आया। हाँ, ये थोड़ा समझना कोशिश करना, ठीक है। बोल्ट आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर जो इनके सिस्टम यूज होते हैं वो बोल्ट होता है, इसका नीट होता है। बोल्ट क्या है, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। नीट क्या है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ठीक है। बोल्ट का क्या हो गया, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। नीट का क्या हो गया, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ठीक है जी। वैसे, और जो डिपॉजिटरी है, ठीक है, एक चैप्टर भी करेंगे अलग से हम डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी क्या है, जो सिक्योरिटीज को ई ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो, ठीक है, अपने पास रखता है। जब जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी, ठीक है। बीएससी का सीडीएसएल, इसका एनएसडीएल है, ठीक है। सीडीएसएल की फॉर्म फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये पढ़ेंगे चैप्टर पूरा डिपॉजिटरी का, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड,
ठीक है। और जो NSDL है, ठीक है, ये NSE का है, ये BSE का था CDSL, तो NSE का क्या है NSDL। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है बेटा। तो CDSL का क्या हुआ, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL का क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है जी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आप ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो अब सारा सिस्टम है ही क्या, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, डीमैट सिस्टम होता है। समझिए ध्यान से, जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है ऑक्शन में, ठीक है, एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है बेटा। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है कि आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हैं मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है, ठीक है, उसमें बैठे बैठे आप क्या है कि इनके सॉफ्टवेयर से उसमें आप डीलिंग, उसके थ्रू डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, और जो हमारी जब ये ऑनलाइन सिस्टम होता है तो सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होती है बेटा, डीमैट फॉर्म में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म। एक होता है मटेरियलाइज, कागज फॉर्म, कागज जो होता है हमारे पास में पेपर फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं मटेरियलाइज सिस्टम। डीमेटेरियलाइज में क्या होता है, डीमेट फॉर्म में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इसको बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है जी। पहली बात, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। सब जो सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रही। ठीक है, एंट्री होती है, खरीद फरोख्त ऑनलाइन फॉर्म में है, और जो सेटलमेंट है वो भी सारी ऑनलाइन ही है। ठीक है, एंड टू एंड सेटलमेंट सिस्टम है, एंड टू एंड ट्रांजेक्शन सेटलमेंट सिस्टम है। डीमेट फॉर्म मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज है, कोई आपके पास कागज पत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट आपका अकाउंट होता है, आपका एक डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, डीमेट अकाउंट होता है जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में शो करता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख पड़ा हुआ है, 5 लाख पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसका बोलते हैं डीमेट फॉर्म। एक होता है कि हमारे पास घर पे 5 लाख पड़ा हुआ है, 50,000 पड़ा है, वो फिजिकल फॉर्म है, मटीरियल फॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है। जैसे हम जीरोधा ऐप देखी होगी, जीरोधा के जरिए आप क्या है कि जीरोधा ऐप के जरिए आप शेयर खरीदते बेचते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, स्क्रीन बेस्ड है। ठीक है, चलिए, ट्रेडिंग इन डीमैट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ट्रेडिंग जो होती है वो डीमैट फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही होती है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है सिक्योरिटीज की, सब इलेक्ट्रॉनिक। द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी टेक्स प्लेस इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म इन इंडिया। Dematerialization is the process by which physical certificates of investors are converted into an equivalent number of securities in the electronic form। ठीक है, डीमैट फॉर्म में क्या है कि आपके शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सिक्योरिटीज पहले फिजिकल फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना डीमैट फॉर्म में इज कॉल डीमेटेरियलाइजेशन। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, भी एक चैप्टर आएगा डिपॉजिटरी, वहीं वहाँ भी करना है हमने। अगर आपके सिक्योरिटीज जो हैं शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, अगर इसको आप डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हो, डीमैट फॉर्म में, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीमटेरियलाइजेशन। अगर हम बोलें कि डीमैट से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाएं, इसे हम क्या बोलेंगे, रीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन क्या है, फिजिकल फॉर्म से डीमैट में कन्वर्ट करना, और रीमटेरियलाइजेशन क्या है, डीमैट से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है जी। चलिए, एंड क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट विद द डीपी, ये भी सब बातें हमने डिपॉजिटरी चैप्टर में करनी है। ठीक है, एक्चुअली में होता है क्या है कि जब एक इन्वेस्टर्स अकाउंट ओपन करवाता है डीमैट फॉर्म में, उसकी जो एप्लीकेशन जाती है वो डीपी के जरिए जाती है। डीपी कौन है, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, यानी जो डीपी होता है वही डील करता है इन्वेस्टर के साथ, और डीपी जो होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो आगे डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन मूव कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। अल्टीमेट जो आपका अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, वो किसके पास होता है आपका अकाउंट ओपन, डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी जो है एक अल्टीमेट जो है, एक डिपॉजिटरी जो है सिक्योरिटीज को रखता है आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, लाइक ए बैंक है। और डीपी जो है वो लाइक ए ब्रांच ऑफ द बैंक है, ये भी याद रखना। डिपॉजिटरी क्या है, लाइक ए बैंक है, हु कीप्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एक लाइक ए बैंक है जो सिक्योरिटीज को रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और जो डीपी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रखता, वो लाइक ए ब्रांच ऑफ द बैंक है। ये एक तरह से क्या है, लाइक ए ब्रांच ऑफ द बैंक, लाइक ए ब्रांच ऑफ द बैंक। यानी कि जैसे अब देखिए, हम जो डीलिंग करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं हम, अकाउंट तो हमारा बैंक में खुलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो क्या हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं? नहीं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाते हैं। तो ऐसे ही जब हमें शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखने होते हैं और तो हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट तो हमारा डिपॉजिटरी के पास खुलता है, अकाउंट तो हमारा कहाँ खुलता है, डिपॉजिटरी के पास। और वो खुलता किसके जरिए है, डिपॉजिटरी की ब्रांच, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे शेर खान हो गया, ठीक है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, ये सब क्या है, डीपी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके जरिए हम अपनी अकाउंट ओपन करते हैं विद द डिपॉजिटरी। ठीक है जी। चलिए, पहला आपको समझ आया, ट्रेडिंग जो है यहाँ पे डीमैट फॉर्म में चल रही होती है, ठीक है। और हमारा जो अकाउंट ओपन होता है डिपॉजिटरी के पास होता है थ्रू डीपी के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है। आप घर बैठे बैठाए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, आप बैठे बैठाए क्या है कि सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। यानी कि जो ट्रेडिंग है दैट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी टेक्स प्लेस ऑन द स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंजेस। जो भी स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्टॉक चेन दे रखे हैं, उसके जरिए ट्रेडिंग होती है। सेटलमेंट साइकिल कुछ एक सिक्योरिटीज में अभी घटाया गया है, T+1 किया गया है, ठीक है। अब ये होता क्या है T+1 या T+2? देखो, जैसे नॉर्मल जो ट्रेडिंग साइकिल है, ठीक है, ट्रेडिंग सेटलमेंट साइकिल है, ये क्या है, ये T+2 है। T+2 का मतलब क्या है, ठीक है, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, डे ऑफ ट्रांजेक्शन, डे ऑफ ट्रांजेक्शन। +2 का मतलब क्या है, डेज रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, डेज रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। समझ गए? आप बात समझते हैं। एक तो है कि डे ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे मान लीजिए ट्रांजेक्शन हुई है मंडे को, मंडे को, ठीक है, ये है डे ऑफ ट्रांजेक्शन। आज मान लीजिए मैंने शेयर्स खरीदे हैं, तो मुझे पेमेंट भी देनी है, मुझे शेयर्स की डिलीवरी भी लेनी है, जिसने बेचे उसने डिलीवरी देनी है, और मैंने डिलीवरी लेनी है, और मैंने पेमेंट देनी है, उसने पेमेंट लेनी है। यही होगा सेल परचेज में। तो मंडे को अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो उसकी जो सेटलमेंट है 2 दिन में हो जानी चाहिए। 2 days आर रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को क्या है बेटा, ये ट्रांजेक्शन जो है सेटल हो जाएगी। वेडनेसडे को क्या है, ये ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी। वेडनेसडे को क्या है, ये ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी, वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को ये ट्रांजेक्शन क्या है, सेटल हो जाएगी। तो मतलब मंडे क्या है, डे ऑफ ट्रांजेक्शन है, वेडनेसडे क्या है, डे ऑफ सेटलमेंट है, डे ऑफ सेटलमेंट। हाँ, ये जरूर है, मान लीजिए बीच में कोई छुट्टी आ जाती है, हॉलीडे आ जाती है, लेट अस सपोज ट्यूसडे को हॉलीडे थी, तो वो एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा। 2 छुट्टियाँ आ गई तो फिर आगे 2 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे T+2। टी मतलब डे ऑफ ट्रांजेक्शन +2, 1+2, 2 दिन किसके लिए मिल गए, सेटलमेंट के लिए। कुछ एक सिक्योरिटीज में सेबी ने कर दिया है कि T+1, ठीक है। अब यानी कि इनमें हम क्या करेंगे, जो सेटलमेंट है T+1 पे करेंगे, और जैसे जैसे ये कामयाब होता जाएगा इसको घटा के आगे T+1 पे ले आएंगे सबका, ठीक है। बस हमें जो एग्जाम में लिखना है अपने, वो यही लिखना है, सेटलमेंट साइकिल क्या है। करंटली फॉर इक्विटी शेयर्स द सेटलमेंट साइकिल इज T+2, T मीन्स ट्रेडिंग डे, any shares which are traded on the exchange is required to be settled by the clearing corporation of the exchange on 2 working days। ये 17 में हम पढ़ेंगे क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है, ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है कि जिसके थ्रू जो सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन जो है वो सेटल होती है, क्लियर होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म। ये ध्यान से समझना, इजी है और बढ़िया है। ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म क्या होता है? ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म क्या है कि देखिए, आप स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, लाखों लोग हैं, एक टाइम पे सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म, लाखों लोग एक ही टाइम पे क्या है, सिक्योरिटीज खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसने बिड पहले दी, किसने बाद में दी, कि किसको सिक्योरिटीज मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए? तो पागल हो जाएगा। एक शॉप पे अगर 10 बंदे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, एक शॉप पे अगर 10 बंदे इकट्ठे हो, दुकानदार पागल हो जाता है। मान लो कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, वहां भी अगर एक टाइम पे 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, वहां पे तो काम खराब हो जाएगा सारा का सारा, है कि नहीं? तो भीड़ भड़क्का मच जाएगा, वहां पे स्टैम्पीड हो जाएगी। ठीक है, भागदौड़ हो जाएगी। तो अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में क्या है फिर यहाँ? अब मान लो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, इसमें आज बहुत डिमांड है, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, लाखों लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो स्टॉक चेन पर तो भीड़ लग जाएगी ऐसे। बट नहीं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भीड़ नहीं लगेगी, पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, एक तरफ सेलर खड़ा होता है, सेलर सेलर भी बहुत सारे खड़े होंगे। आरआईएल का शेयर है, आज क्या है कि मान लीजिए सेलर है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का, एक सेलर मिस्टर ए है, ये अपने शेयर बेचना चाहता है 100 शेयर्स। ठीक है, प्राइस क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो प्राइस 50 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और एक सेलर बी है मान लीजिए, वो अपने 500 शेयर बेचना चाहता है, और बेचना चाहता है 49 के हिसाब से। ऐसे ही बायर की साइड जब आप देखेंगे, तो बायर की साइड क्या है कि एक बायर है मिस्टर एफ, वो खरीदना चाहता है, ठीक है, 50 शेयर्स, 49 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से। ऐसे जी है मान लीजिए, वो 100 शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, 49 के हिसाब से। अब होता क्या है कि जैसे एक एफिशिएंट मार्केट में होना चाहिए, दो चीज़ें होती हैं। सेलर वो वाला हम पकड़ेंगे, सेलर किसका माल पहले बिकेगा, जो सस्ता बेच रहा होगा। ठीक है, सस्ता बेच रहा होगा। और बायर जो है, ठीक है, जो महंगा खरीदने को तैयार होगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए यहाँ बायर देखिए, ये कितने पे खरीदने को तैयार है? 49.5 पे। कॉमन सेंस लगाना 2 मिनट के लिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। एक बायर है जो कहता है कि 49 रुपीज़ 5 पैसे पे बेचने को मैं खरीदने को तैयार हूँ। एक बायर 49 पे खरीदने को तैयार है। इसके बाद एक और होगा, मान लो वो 48 पे खरीदने को तैयार है। एक और होगा 48.5 पे खरीदने को तैयार है। एक और होगा 47 पे खरीदने को तैयार है। ऐसे ही बेचने वाले कोई 50 पे बेचने को तैयार है, कोई 49, कोई 48, ऐसी बहुत सारी बायर सेलर होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले माल किसका बिकेगा? जो सस्ता देने को तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे हमने देखना सेलर जो महंगा दे रहा है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ सबसे पहले शेयर किसके बिकेंगे? जो सस्ता बेच रहा है उसका बिकेगा, जो सस्ता बेच रहा है। और खरीदार किसको पहले शेयर मिलेंगे? बिकेगा किसका? सेम शेयर है, बिकेगा किसका पहले? जो सस्ता बेचेगा। और मिलेगा पहले किसको? जो महंगा खरीदने को तैयार है। अब ये बंदा सबसे सस्ते पे दे रहा है 100 शेयर 50 रुपए के हिसाब से, सबसे सस्ते पे दे रहा है 50 रुपए के हिसाब से। बट खरीदार जो है मैक्सिमम कितने देने को तैयार है? 49.5। तो डीलिंग हो ही नहीं पाएगी। बट मान लो एकदम से खरीद आ जाती है, तो ये बंदा क्या है कि खरीदने को तैयार है 50 रुपए पे, बिड डाल दी इसने 50 पे, तो उसको शेयर कितने में मिल जाएंगे? ये वाले पहले बिक जाएंगे, तो ये शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी बात ये आ जाती है, इस बंदे ने भी 50 पे खरीदने को तैयार है। अब गिनती के 100 शेयर्स हैं, ये 50 खरीदने को तैयार है, ये 100 खरीदने को तैयार है। खरीदने वाले जो है वो 150 शेयर्स वाले हैं, बेचने वाले इस केवल 100 हैं 50 के हिसाब से। तो फिर टाइम आ जाएगा, जिसने पहले बिड डाली होगी। मान लो पहले बिड डाली किसने? इसने डाली थी, तो 50 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स क्या हैं, इसको तो 50 चाहिए, 50 शेयर्स मिल जाएंगे इसको 50 रुपये के हिसाब से। बाकी के बचे 50 शेयर्स फिर इसको मिल जाएंगे 50 रुपये के हिसाब से। तो कहने का भाव क्या है, दो बातें फोकस होंगी यहाँ पे, एक प्राइस और दूसरा टाइम। तो सेल की अगर हम बात करेंगे, सेलर की,
तो बिकेगा उसका जो सस्ता बेचेगा, जो लो पे बेचेगा, ठीक है। बाय पे मिलेगा सबसे पहले उसको जो हाई पे प्राइस पे करने को तैयार है। कॉमन सेंस लगानी है हमने यहाँ पे, ठीक है। और टाइम, अगर मान लो प्राइस सेम है, बेचने वाला दो लोग हैं, सेम प्राइस पे बेचने को तैयार हैं, और तो पहले किसका बिकेगा, जिसने पहले बिड डाली होगी। तो प्राइस एंड टाइम को फोकस किया जाता है यहाँ पे, प्राइस एंड टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्राइस एंड टाइम प्रायोरिटी होती है। जिसने सस्ता बेचने को तैयार है, जो बंदा सस्ता बेच रहा है उसका पहले बिक जाएगा, ठीक है। जो बंदा महंगा पे करने को तैयार है, ज़्यादा पे करने को तैयार है, उसका पहले शेयर मिल जाएंगे। बट एक ही साथ में हमें टाइम भी देखना पड़ेगा। अगर सेम प्राइस है सेलर का, दो सेलर्स का, या सेम प्राइस है दो बायर का, तो प्रायोरिटी उसको हम देंगे जिसने पहले बिड डाली है। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑर्डर रिसीव्ड आर मैच्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी एंड हैंस कट्स डाउन ऑन टाइम कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर। ठीक है, इससे क्या है कि आपका जो गलती लगने के चांसेस है वो कम हो जाती है, रिस्क ऑफ एरर भी कम हो जाता है, और जो फ्रॉड होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इससे एक जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, कि कल को भी हाँ भी बिड किसने डाली हुई थी, दे किसी को दिए, वो काम खत्म। इट एनेबल्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो खरीदार हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, खरीदार हैं, बेचने वाले हैं, या जो इंटरमीडिएरीज हैं, कुछ भी हैं। तो इट एनेबल्स मार्केट पार्टिसिपेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब ऐसा नहीं है कि बेचने वाला बैठा है दिल्ली में, खरीदने वाला बैठा है आसाम में, और एक दूसरा खरीदने वाला बैठा है दिल्ली में, तो दिल्ली वाले को पहले दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जियोग्राफिकल का कोई मतलब नहीं है। इट enables मार्केट पार्टिसिपेंट irrespective of geographical location to trade with one another simultaneously. It provides full anonymity. बिल्कुल कोई टोटली अनोनिमस है, पता ही नहीं है कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, क्योंकि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, नो बडी नोस एनी वन, ठीक है, कोई किसी को नहीं जानता, सबकी अनोनिमिटी है यहाँ पे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फुल अनोनिमिटी बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स बिग और स्मॉल फ्रॉम ब्रोकर्स विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी, दस प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एवरीबडी। किसी की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता, हर बंदा अपना बैठा है ऑफिस में, दफ्तर में, घर में, अपना खरीद रहा है, बेच रहा है, बात खत्म। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए परफेक्ट ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल क्या है कि एक पूरा जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, उसके एनालिसिस हो सकते हैं साथ में, विच हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय लॉगिंग इन द ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन एंटायरिटी। नेक्स्ट है, कहते हैं कि देखिए, अब बात लिस्ट उसके बता रहे हैं, डीमेट फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों के शेयर्स डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझना, ईजी है। अब कहते हैं कि देखिए, जब भी सिक्योरिटीज में ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर किस फॉर्म में होना चाहिए, डीमेट फॉर्म में होना चाहिए विद डिपॉजिटरी, ठीक है। ट्रांसफर जो है सिक्योरिटीज का वो डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, अगर कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, एलओडीआर अप्लाई हो रहा है उस पर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको छोड़ के ट्रांसफर सॉरी ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज शैल नॉट बी प्रोसेस्ड अनलेस द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द डीमेट फॉर्म विद ए डिपॉजिटरी। कहना क्या चाहते हैं ये, देखिए कहते हैं कि तीन फॉर्म है, तीन बातें हैं यहाँ पे, एक ट्रांसफर है, एक ट्रांसमिशन है, एक ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। अगर ट्रांसफर है, ठीक है, अगर बेटा क्या है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो होगा ही किसमें, डीमेट फॉर्म में, ओनली डीमेट फॉर्म, ठीक है। और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन क्या है, यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आप फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में यूजुअली होता है। ट्रांसमिशन क्या है, एक ऑपरेशन बाय लॉ है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, अब तो चलो डेथ हुई है तो अगला डेथ सर्टिफिकेट देगा, जो डॉक्यूमेंट है वो देगा, के बेस पे क्या है कि जिसका जो लीगल हेयर वगैरह है उसके नाम पे वो हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन में तो नाम आगे पीछे करना होता है, जैसे मेरे जॉइंट ऑनर्स हैं ए और बी, ठीक है, जॉइंट ऑनर से आप कहते हैं कि नहीं, बी का नाम पहले लिख दो और ए का बाद में लिख दो, इसको बोलता है ट्रांसपोजिशन, नाम आगे पीछे करना, ठीक है। तो ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन को छोड़ के तो ट्रांसफर का केस है वो डीमेट फॉर्म में ही होगा, ठीक है, विद ए डिपॉजिटरी। नेक्स्ट कहते हैं रूल 9A जो है कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटीज रूल 2014 का,
हर एक जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी shall issue the securities only in demat form and facilitate dematerialization of all its existing securities in accordance with the Depositories Act 1986 and regulation made thereunder। तो पहला क्या था, कहते हैं कि जो कंपनी लिस्टेड है एज पर एलओडीआर जो है, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, उनके जो शेयर्स ट्रांसफर जो होंगे वो डीमैट फॉर्म में होंगे, एक्सेप्ट जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोजिशन उसको छोड़ दीजिए। फिर कहते हैं जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, एज पर कंपनीज रूल्स है, ये एज पर कंपनी लॉ, जो सिक्योरिटीज हैं अनलिस्टेड कंपनीज की, उसको भी किस में कन्वर्ट करना है हमें, जो नई सिक्योरिटीज इशू करेगी डीमैट फॉर्म में करेगी, और एग्जिस्टिंग को कन्वर्ट करना है डीमैट फॉर्म में। ठीक है, जो इशू करनी है, ठीक है, फ्रेश इशू करना है, उसको डीमैट फॉर्म में करना है, और जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें, डीमैट फॉर्म में। ठीक है, फिर कहते हैं एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मेकिंग एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इशू ऑफ बोनस शेयर्स और राइट इशू shall ensure that before making such offer, entire holding of securities of promoters, directors, KMP has been dematerialized as per Depositories Act and regulation made thereunder। ठीक है, फिर कहते हैं कि लास्ट चीज, एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी who intends to transfer such securities shall get such securities dematerialized before transfer or who subscribe to any securities of unlisted public company shall ensure that all his existing securities are held in demat form before such subscription। अब ये मैं वर्ड क्यों नहीं बोल रहा बीच में, 2 अक्टूबर वाले 2018 वाले, क्योंकि ये हम तो बहुत आगे बैठे हुए हैं, तो पीछे पुरानी बातें होगी। ठीक है, चलिए अभी कहना क्या चाहते हैं, कि कहते हैं कि देखिए अगर जब कंपनी लिस्टेड है, उसकी जो ट्रांसफ़र होगी शेयर्स की, ठीक है, वो किस में होगी, ओनली इन डीमैट फॉर्म, डीमैट फॉर्म। ठीक है, और कहते हैं कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, तो यहाँ पे भी कह दिया शेयर्स जब इशू करेंगे, ठीक है, इसका जो इशू होगा, फैसिलिटेशन होगा, वो डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र करने हैं या नए जो सब्सक्राइब करेगा बंदा, ठीक है, वो सब क्या होगा, डीमैट फॉर्म में होगा। और इनके जो कोई कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है, एफपीओ या नया इशू लेके आ रही है, या कोई राइट इशू लेके आ रही है, बोनस इशू लेके आ रही है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इवन, ठीक है, प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी क्या हैं, ये अपने डीमैट फॉर्म में कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अब कहते हैं कि जो सिक्योरिटीज हैं वो 2 टाइप की होती हैं। सिक्योरिटीज जो है वो 2 टाइप की हैं। एक कंपनीज क्या हैं जो लिस्टेड हैं, एक क्या है परमिटेड, एक सिक्योरिटीज क्या है, सॉरी, लिस्टेड है, दूसरी क्या है, परमिटेड है। लिस्टेड तो क्या है कि जो भी लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, जो भी सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस है, एलओडीआर रेगुलेशंस है, वो फॉलो करके कंपनी लिस्ट हुई है। एक परमिटेड वो होती है जिसने अभी जो रेगुलेशंस है वो पूरे फॉलो नहीं किए, पर उसके फॉर द टाइमिंग उसको परमिट कर दिया गया केवल। ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गई है, वही बाकी सब कुछ रहता है। ठीक है, तो लिस्टेड सिक्योरिटीज क्या होया, एक कंपनी जिसने एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर रखा है, प्रॉपर कंप्लायंस करके एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और सिक्योरिटीज लिस्ट हुई हैं। यहाँ पे अभी कोई लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे केवल कि एक फैसिलिटेट करने के लिए, टू फैसिलिटेट द मार्केट पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज ऑफ सच कंपनीज विच आर एक्टिवली ट्रेडेड एट द अदर स्टॉक एक्सचेंजेस in India but are not listed on any exchange. Trading in such securities is facilitated as permitted securities provided they meet the relevant norms specified by stock exchange। मतलब कि मान लीजिए अब एक स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी की उसने गाइडलाइंस पूरी कर दी हैं, बट ठीक है मार्केट पार्टिसिपेंट उसको सिक्योरिटीज में डील कर पाए आराम से, उनको दिक्कत ना हो, तो बीएससी ने केवल उसको अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया एज पर द रूल्स। ठीक है, इनके साथ कोई लिस्टिंग का भी कुछ है ना, इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, साइन नहीं किया, बट केवल परमिशन दे दी है फॉर द टाइम बिंग, दैट इज कॉल्ड परमिटेड सिक्योरिटीज। आई रिपीट द एंटायर पॉइंट, कहते हैं सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज जिसने क्या है कि वो कंपनी जिसने लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर रखा है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर रखा है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, फिर लिस्ट हुई है, ठीक है, फिर आप उसके क्या बोलेंगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज। परमिटेड क्या है, केवल एक मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, सहायता करने के लिए कह सकते हैं, उनको दिक्कत ना आए, उनको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, आप ऐसी कंपनीज जो कुछ एक स्टॉक एक्सचेंज पे एक्टिवली ट्रेड हो रही हैं सिक्योरिटीज इनकी, पर
लिस्टेड नहीं है, ट्रेडिंग हो रही है किसी जगह पे और एक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो ताकि चलो वो उनकी जो ट्रेडिंग है उसमें दिक्कत ना है, ठीक है, विषय कंपनी ने लिस्टिंग का एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखा और लोगों को दिक्कत ना है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिक्कत ना है, उसको लिए उन्होंने फॉर द टाइम बिंग क्या है अलाउ कर दिया है कि आप इस सिक्योरिटीज को क्या है आप यहाँ पे लिस्ट करवा लीजिए, जिससे क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट डीलिंग कर सके सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए। एफआईआई मैंने बताया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंडिया के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें बोलते हैं डीआईआई। जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये जब इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, इसको बोलते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और क्या है इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी डीपी, ट्रेडिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, कस्टोडियन जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को देखता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसके थ्रू सिक्योरिटीज सेटल होती हैं, मर्चेंट बैंकर जो है ये इशू मैनेजमेंट को देखता है। ये सारा चैप्टर हम करेंगे टॉपिक इंटरमीडिएरी चैप्टर में, ठीक है, इंटरमीडिएरी चैप्टर है हमारा एक, में सब कवर होने वाला है, ठीक है। तो लिख भी दिया है, ऑल ऑफ अबव कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन डिटेल अंडर सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरी चैप्टर, ठीक है जी। चलिए बेटा, इस सेक्शन में इतना ही है कि बाकी हम स्टेप बाय स्टेप अगले सेक्शन में कवर करते जाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस चैप्टर को, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आने हैं इसमें से। जैसे अब क्वेश्चन जो मेन बनते हैं उसमें अभी तक जो हमने किया है, इसमें एक तो बनता है लिस्टेड एंड परमिटेड सिक्योरिटीज वाला, और एक जो ये जो सिस्टम है स्टॉक चेंज का, वो क्या है, फीचर्स क्या है एक तरह से। एक तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे, तो सिक्योरिटीज हैं फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगी, स्क्रीन बेस्ड पे होंगी, ठीक है। एक ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म इसका हो गया, प्रॉपर कंप्लाइंस है और ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और पूरा मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल है, मैनेजमेंट अलग है और क्या है, तो अपना इन्वेस्टर्स हैं वो अलग है, ठीक है जी। तो चलिए इस सेशन में इतना ही है, बाकी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, और बस ध्यान ये रखना है कि आप जो चैप्टर कर रहे हैं उसको आप बार बार उसको रिवाइज करें, कम से कम एक दो बार तो उसको रिवाइज करें, ताकि क्या है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। खाली ये नहीं करना कि हाँ भाई ठीक है, इसको सिलेबस खत्म करने के चक्कर में पिछला रहता जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, दैट मस्ट नॉट बी द केस। कॉन्सेप्ट समझो मेन, तो प्रैक्टिकल आपकी इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे मैं कई चीज़ें समझा रहा था इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कि सिप वगैरह के रिगार्डिंग, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रिगार्डिंग, तो आपने इसको भी समझना है आपने, ठीक है जी, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।